हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है स्टूल एग्जामिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ स्टूल सैंपल, यानी कि जो फिसिस है, इसको फिसिस भी बोलते हैं या फीकल मटेरियल का नाम भी इसको दिया जाता है। इसका जो कलेक्शन में क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, इसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे इसमें। तो इसमें पहले डेफिनेशन, हमारा जो ह्यूमन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अनडाइजेस्टिव फूड जो है, उसको हम फेसिस या स्टूल बोलते हैं। यानी कि ये हमारा एक सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ये बनाया जाता है। फेसिस, और जो फेसिस का जो इसका प्लूरल नेम होता है, और इसको लैटिन जो इसको टर्म में बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू का जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं फैक्स, जो टर्म इसमें फेसिस जो यूज़ की गई है। यह एक वेस्ट जो है हमारा इंडाइजेस्टिव मटेरियल का प्रोडक्ट होता है, और ये एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं वो एक्सपेल करते हैं, इनको बाहर निकालते हैं हम बॉडी से, जिसको हम डेफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसको न्यूबॉर्न जो फर्स्ट फेसिस नाम दिया था उसका नाम था म्यूकोनिम, और स्टेकोलॉजी और कार्डियोलॉजी जो है इसकी फिसिस की जो स्टडी उसमें हम ये करते हैं। कंपोजिशन मैक्सिमम जो हमारे स्टूल्स में होता है वो 3/4 वाटर होता है, 1/4 सॉलिड पार्ट होता है। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड जो हमारा और अनएब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स होते हैं, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होता है, उसके बाद म्यूकस, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, बैक्टीरिया, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, सम एपिथेलियल सेल्स और ल्यूकोसाइट्स बहुत कम रेंज में स्टूल में पाए जाते हैं। इसके कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। कलेक्शन के लिए इसकी कुछ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होती हैं जिसको हमें फॉलो करना है। तो स्टूल सैंपल जो है हमेशा वो ड्राई, स्टरलाइज और वाइड माउथ कंटेनर में हमें लेना चाहिए, और जो हमारा स्टूल सैंपल होना चाहिए वो यूरिन सैंपल के साथ में कॉन्टामिनेटेड नहीं होना चाहिए, और जो अदर सिक्रीशंस हैं वो भी इसमें मिक्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद कलेक्शन के बाद जो है हमें उसको लेबल करना चाहिए, प्रॉपर नेम, प्रॉपर उसका आईडी वगैरह लिखना चाहिए, हॉस्पिटल नंबर वगैरह, और जो सैंपल देर में अगर टेस्ट करेंगे उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, और प्रॉपरली वो जो है लेबल्ड होना चाहिए। स्टूल एनालिसिस, स्टूल जो है वो एक सीरीज होती है टेस्ट की, जो कि यहाँ पे हम इसको एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। इसमें डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक करने के लिए करते हैं। इसमें कुछ पैरासाइट्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या किसी को न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन नहीं होता या कैंसर हो सकता है, तो वो सब टेस्ट हम इसके द्वारा किए जाते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टूल जो हमारा एनालिसिस होता है, तो डायग्नोसिस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस या फंगाई जो भी इसमें है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक हम करते हैं पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन, या जो हमारा मल एब्जॉर्प्शन के जो वहाँ पे मल एब्जॉर्प्शन के कारण जो डिजीज होती है उनको हम इसके द्वारा, टेस्ट के द्वारा यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। प्राइमरी जो यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो जो कुछ इसके टाइप्स होते हैं उसके लिए हम करते हैं। इसमें मैलिग्नेंसीज जैसे कोलोन कैंसर का पता लगाते हैं, और इसके अलावा जो हम पेप्टिक अल्सर है या उसको कोई कुछ एनीमिया है पैरासाइटिक के कारण, वो भी हम इसमें पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमें यहाँ पे किसी को पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है, या पेशेंट को डायरिया है या एनीमिया है, वो उन टेस्टों के द्वारा हम ये सब बीमारी का पता लगा सकते हैं। और कुछ अदर सिचुएशंस होती है जिसमें स्टूल एनालिसिस जो है हमें वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है करने की। पेशेंट जो है वो बहुत ही थिन होता है, पतला होता है, ग्रोथ ठीक नहीं होता उसका। पेशेंट का जो स्टूल है वो कलर चेंज हो जाता है, उसमें एबनॉर्मल कलर्स आते हैं। और कैसे स्टूल सैंपल को हम लेते हैं उसके लिए हमें प्रिपेयरिंग जो है वहाँ सैंपल कलेक्शन करना पड़ता है। हमें इसके लिए जो मेडिसिन्स होती है वो ऐड करनी पड़ती है। मेडिसिन नहीं लेती सैंपल कलेक्शन करने से पहले, नहीं तो वो जो मेडिसिन होती है हमारे सैंपल में वो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ में, प्रिपेयर करना चाहिए टॉयलेट के लिए जो भी है वहाँ पे जो हमें सैंपल लेना है, और जो टॉयलेट बाउल है उसको प्लास्टिक रैप्स के साथ में कवर करना चाहिए। इसके बाद में हमें यहाँ पे सीट को एकदम न्यूज़पेपर के जो अक्रॉस टॉयलेट है वहाँ पे रखना चाहिए, और इसमें जो हमें कलेक्शन होता है उसको अच्छी तरीके से करना चाहिए जो हम वहाँ पे सैंपल जो पास कर रहे हैं।
हैंडलिंग करना है सैंपल को, जो डिपॉजिट सैंपल्स होता है वो कंटेनर में लेना है, और उसके बाद में जो हमें जो कलेक्शन डिवाइस है उसको हमें डिस्पोज करना है, उसको हमें फिर बाद में डिवाइस को अच्छी तरीके से उसको फेंकना है कहीं भी, ऐसे नहीं कि नॉर्मली ऐसे ही हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद अगर हमें सैंपल देर में करना है तो उसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे, सैंपल को रख देंगे, क्योंकि वो सैंपल में जो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो कल्चर के लिए सैंपल है तो कभी भी उसको हम रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे। उसके बाद में जैसे जितनी जल्दी हो सके उस सैंपल को हमें लेबोरेटरी में लेके जाना है ताकि उसको टाइम पे वो टेस्ट हो जाए। स्टूल एनालिसिस के हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको मेनली जो हमने बांटा हुआ है 3 टाइप्स में बांटा हुआ है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्टूल का, ग्रोस स्टूल एग्जामिनेशन जिसको मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं, और केमिकल स्टूल एग्जामिनेशन में हम उसके केमिकल टेस्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है उसमें हम देखते हैं कि आरबीसी तो नहीं है, ब्लड तो नहीं आ रहा है स्टूल में, ओवा या कोई पैरासाइट्स तो नहीं है, उसमें कोई मीट फाइबर तो नहीं है, मसल फाइबर तो नहीं है, या फैट जो ग्लोब्यूल्स वो तो नहीं है, या उसमें कोई जो हमारे पस सेल है जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं वो प्रेजेंट तो नहीं है वहाँ पे। इसके लिए मटेरियल्स के लिए माइक्रोस्कोप स्लाइड, कवर स्लिप, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ग्लूकोज आयोडीन सॉल्यूशन, वुडन एप्लीकेटर, फ्रेश स्टूल और ग्लव्स, ये हमारे पास होना चाहिए। और उसके बाद हम स्लाइड को प्रिपरेशन करेंगे। हम वहाँ पे एक स्लाइड लेंगे, उसमें 2 प्रिपरेशन करते हैं, एक सलाइन प्रिपरेशन और एक आयोडीन प्रिपरेशन। और इसके अलावा जो स्पेशल मेथड है वो कंसंट्रेशन मेथड होता है, जिसमें हम जो कुछ ऐसे ओवा होते हैं जो हमें नहीं मिलते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इसमें हमें यहाँ पे 1 ड्रॉप सलाइन लेना है, 1 ड्रॉप आयोडीन लेना है। उसके बाद हमें जो स्टूल सैंपल है उसके साथ में इमल्सन करना, हमें जो हमारी स्लाइड्स होती है, जो हमारा सैंपल्स होता है, ये सब हमें पहले अवेलेबल है और वहाँ पे उसको हम जो है आराम से मिक्स करते हैं। उसके ऊपर हम कवर स्लिप लगाते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोप में हम एग्जामिन करते हैं। एक पिनवॉर्म होता है जो बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, इसको बोलते हैं एंट्रोबसिस वर्मिकुलरिस। उसके लिए स्पेशल टेक्निक होती है कि उसका कलेक्शन जो है हम एनल कैनाल जो में से करते हैं, एनल जो हमारा पेरिनियल रीजन होता है वहाँ से, क्योंकि जो पिनवॉर्म होते हैं उसके एग्स जो हैं वो पेरिनियल रीजन में वहाँ पे हिडन होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक स्वैब होता है जिसको हम बोलते हैं कॉटन स्वैब, और प्लास्टर पेज, एनल स्पेशली जो हमारा अर्ली मॉर्निंग लेते हैं और डिप करते हैं स्लाइन में, और उसके बाद उसको जो और वॉर्म्स हैं उनको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप में। इसके बाद जो एग्जामिनेशन होता है पैरासाइट्स के लिए, उसमें वार्म स्टूल होना चाहिए और ओवा को डिटेक्ट करेंगे वहाँ पे पैरासाइट्स को, उसको रेफ्रिजरेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो जो हमारे लिविंग फॉर्म होते हैं वो वहाँ पे किल हो सकते हैं। और इसके बाद जो उनका लाइफ साइकिल होता है पैरासाइट्स का, वो 3 सेपरेट रैंडम हमें सैंपल लेने हैं और उसके लिए जो फिर हमें एग्जामिनेशन करना है। नॉर्मल वैल्यूज़ यानी कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए, स्टार्च नहीं होना चाहिए, एग, सिस्ट, पैरासाइट, फर्मेंट नहीं होने चाहिए, यीस्ट नहीं होने चाहिए, और ल्यूकोसाइट्स भी नॉर्मल स्टूल में जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट हैं। ये हुक वॉर्म है जिसको बोलते हैं एंकल एस्टोमाइडोडिनल, ये राउंड वॉर्म है जिसको एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स बोलते हैं, और ये टेप वॉर्म है जिसको टीनिया सोलियम पॉर्क में पाया जाता है, और टीनिया सैजिनेटा जो है वो बीफ मीट में पाया जाता है। ये बीफ वॉर्म है जिसको ट्राइचूरस टाइचूरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये पिन वॉर्म है जो बच्चों में पाया जाता है, एंट्रोबसिस वर्मिकुलरिस, एंटामीबा हिस्टोडाइटिका, ज़ैडिया लंबिया, ये सारे जो पैरासाइट्स होते हैं ये जो है एबनॉर्मल स्टूल में पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल है एस्कैरिस्टी जो हमारे पैरासाइट्स स्टेज हैं उनमें जो है ये अंडर माइक्रोस्कोप यहाँ देखा हुआ है। एंकलोस्टोमा एग है ये वाला, ये इसमें फेसिका एग है, और ये हमारा एंटामीबा हिस्टोडाइटिका एग है जिसमें आयोडीन प्रिपरेशन में इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। इसका ग्रोस एग्जामिनेशन में वॉल्यूम लेस दैन 2 ग्राम्स पर डे होना चाहिए। इसका कलर, कंसिस्टेंसी, ऑर्डर, ब्लड म्यूकस और पैरासाइट के पार्ट सेगमेंटेड एग्स बोलते हैं, उनको भी हम यहाँ पे एग्जामिन करते हैं मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। मैक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन होता है उसमें अमाउंट होना चाहिए 100 to 20 ग्राम पर डे। नॉर्मल कलर ब्राउनिश ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ स्टार्कोबिडिनोजन। ऑर्डर जो होता है और पीएच स्टूल का डिपेंड करता है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के ऊपर, और कंसिस्टेंसी जो प्लास्टिक जो उसमें होती है वो यूजुअल नहीं होती, फाइबर्स वेजिटेटिव जो पाए जाते हैं, और जो उसमें जितने भी वहाँ पे ब्लड है, उसको म्यूकस है, पस है, पैरासाइट्स है, वो नहीं होने चाहिए, उनको भी वहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं।
ये इसमें फ़ैट के बारे में बताया है, कलरलेस, न्यूट्रल, 18% फैटी एसिड जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आते हैं, 100 बबल्स आते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड आता है, और मीट, फाइबर्स, स्टार्च, ट्रिप्सिन नहीं आना चाहिए, एग और उसके सेगमेंट्स नहीं होने चाहिए, यीस्ट नहीं होना चाहिए, ल्यूकोसाइड्स जो है बहुत ही कम होते हैं जो नज़र आते हैं उसमें, वाटर 75%, pH 6.5 to 7.5 और डिपेंड ऑन द डाइट। ऑकल्ट ब्लड नेगेटिव होना चाहिए, यूरोबिनिनोजन 50 to 300 मिलीग्राम पर 24 आवर्स, पोरफायरिन्स और कोर पोरफायरिन्स 400 से लेके 1200 ग्राम पर 24 आवर्स। इसके अलावा जो है यूरोपोरफाइनी 10 to 20 ग्राम पर 24 आवर्स और नाइट्रोजन जो है ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाइल जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, और जो हमारा ट्रिप्सिन जो है वो 20 to 95 ग्राम पर ग्राम होना चाहिए, और जो हमारा ऑस्मोलिटीज़ होती है वो 20 to 250 मिली ऑस्मोलिटीज़, और ये जो हमारा सोडियम है 5.8 to 9.8 मिली इक्विवेलेंट पर 24 आवर्स, क्लोराइड, पोटेशियम और लिपिड्स, फैटी एसिड, नॉर्मली ये चीज़ें जो है नॉर्मल रेंज है इतना प्रेजेंट वहाँ पर होता है। स्टूल का कलर नॉर्मली ब्राउन होता है। क्लिनिकल इम्प्लीकेंस, अगर येलो कलर ग्रीन का है तो सीवियर उसको डायरिया है, ग्रीन है तो उसको सीवियर डायरिया विद बाइल है, ब्लैक कलर है तो उसको ब्लीडिंग हो रही है, अपर ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं ब्लीड हो रही है, ब्लैक कलर आ रहा है, क्योंकि ब्लड में आयरन होता है वो बाहर आ जाता है जिसके कारण वो ब्लैक हो जाता है। क्ले कलर्ड स्टूल और जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आता है, और प्लेग ग्रे जो एल्कोहलिक होता है उसमें बाइल सिक्रीशन नहीं होता है, वो पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के कारण आता है। और इसके अलावा जो इसमें मार्गून रेड पिंक कलर का प्रेजेंट आता है तो उसमें पॉसिबली होती है ब्लीडिंग टू लोअर पार्ट, यानी कि लोअर पार्ट में अगर ब्लीडिंग है तो इस कलर का वो एकदम रेड कलर का स्टूल होगा। उस पेशेंट को ट्यूमर, हेमोराइड्स, फिशर, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है ये हो सकते हैं। ब्लड स्टिकी है, एकदम स्टिकी ब्लड आ रहा है तो आउटर सरफेस पे यूजुअली जो है वहाँ पे हेमोराइड हो जाता है, एनल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है उसको, और उसमें जो उसके कॉलम्स है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ केस में जो है वहाँ पे रैपिड ब्लड जो है वो आता है जल्दी, और उसके कारण जो है वहाँ पे इस कलर का जो है हमें स्टूल दिखाई देगा। ये कंसिस्टेंसी होती है स्टूल की। यहाँ पे टाइप 1, टाइप 2 इनमें दिखाया हुआ है। ये सेपरेट हार्ड इसमें लम्ब्स है एकदम नाइट की तरह, जैसे लाइक मट्स जो होते हैं हार्ड है। ये सोसेज शेप्ड बट है, लम्पी है, और ये अलग अलग जो टाइप्स होते हैं यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है कि सॉफ्ट लोबी है, बफी पीसीज है, वाटरी है, बिल्कुल पानी की तरह है। ये 7 तरह के जो हमें कंसिस्टेंसी इसमें दिखाई हुई है। इसके बाद ब्लड हम चेक करेंगे स्टूल में है या नहीं है। नॉर्मली जो ब्लड होना चाहिए वो नेगेटिव होता है, और क्लिनिकल जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो डार्क टू रेड कैरी होता है। 0.50 से लेके 0.75 जो ml ब्लड है वो अपर जीआईटी ट्रैक्ट से आता है। पॉजिटिव केस में जो कल ब्लड जो है पॉजिटिव आता है। ऑकल्ट का मतलब होता है हिडन, ब्लड का मतलब ब्लड छुपा हुआ ब्लड। ये कार्सिनोमा कोलन में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और एडिनोमा, डायफ्रामेट्रिक या गैस्ट्रेटिक कार्सिनोमा, अल्सर, और इन बीमारी में ये सारा जो है ब्लड आता है। म्यूकस के बारे में बात करेंगे कि स्टूल में म्यूकस कब आता है। नॉर्मली नेगेटिव होना चाहिए। क्लिनिकल जो हमारी इम्प्लीकेंस होती है उसमें जो म्यूकस होता है वो आता है किस किस बीमारी में आता है, जैसे सेप्टिक, कॉन्स्टिपेशन, इमोशनली डिस्टर्ब पेशेंट्स, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग एट स्टूल और म्यूकस कोलेटाइटिस। इनके कारण जो है वो म्यूकस आ सकता है। ब्लीडी म्यूकस जो आता है उसमें चेंज हो जाता है, नियोप्लाज्म, इन्फ्लामेशन इन द रेक्टल कैनल उनमें आएगा। म्यूकस विद पस और ब्लड भी सब साथ में मिक्स हो जाएंगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है पेशेंट को। बेसिलरी डायसेंट्री हो सकती है, अल्सरेशन हो सकता है उसके कोलोन में, और उसके अलावा इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस होती है जो टीबी हो जाती है आंतों में। इसके बाद हमारे पास कुछ टेस्ट जो हैं वो हेल्प करते हैं यहाँ पे, जैसे डायरिया है तो उसमें म्यूकस मिक्स हो जाता है, ब्लड आ जाता है तो उसमें टाइफाइड, अमीबियोसिस, थाइपस, लग्स, बोवल कार्सिनोमा, डायरिया मिक्स विद म्यूकस, पस आ जाता है उसके अंदर में, अल्सरेटिव कोलाइटिस, रीजनल एंटाइटिस और साल्मोनेलोसिस, ये सब बीमारी के नाम हैं। और कभी कभी जो सीबीडी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसके कारण जो है एकदम पेस्टी स्टूल टाइप जो है वो फैट हाई कंटेंट उसमें आ जाते हैं। इसके बाद ये नॉर्मल सीप दिखा रखी है यहाँ पे जो इसमें है केमिकली के हिसाब से। वाटर जो है वो 75% होना चाहिए, पीएच 5.8 to 7.5, ओकल ब्लड जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, बाइल नेगेटिव एडल्ट में,
पॉजिटिव चिल्ड्रन में, बच्चों में थोड़ा बहुत आ जाता है। सोडियम की रेंज लिखी है, क्लोराइड, पोटेशियम, लिपिड, फैटी एसिड, नाइट्रोजन, ये सब जो है नॉर्मल रेंज है, क्या क्या केमिकल हमारे जो स्टूल में पास आउट होते हैं। फैट के बारे में बताया है, नॉर्मल वैल्यू, फैट जो है वो नॉर्मली 20% जो है टोटल फैट का सॉलिड्स जो है वो थोड़ा बहुत उसमें आता है, और फैटी एसिड 0 से लेके 6 जो हमारा ग्राम पर 24 आवर्स पास होता है। और क्लिनिकल अगर किसी को इम्प्लीकेशंस होते हैं तो उसमें फैटी एसिड जो है वो आ जाते हैं, जैसे मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में। तो ये जो बीमारी होती है इसमें इन डिजीज़ में नॉन ट्रॉपिकल स्पर, विपल्स डिजीज़, एंटाइटिस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ सक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, इन बीमारी में है जो फैट जो है वो स्टूल में आना स्टार्ट हो जाता है। स्टूल का जो ऑर्डर है नॉर्मल वैल्यू वेरीज करता है पीएच के ऊपर, अलग अलग तरह का होता है। इंडोल जैसे स्कर्टोल, और जो सब्सटेंस होते हैं जो डाइट है उन पे डिपेंड करती है कि किस टाइप का जो ऑर्डर है वहाँ पर है। बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन करते हैं और उसके कारण जो है वहाँ पे उसका जो स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन में बात करेंगे, जो फॉल ऑर्डर होता है वो होता है अनडाइजेस्टिव प्रोटीन के कारण। फॉल ऑर्डर जो है प्रोड्यूस होता है एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट के कारण जो इंजेक्शन होता है, और एक जो सिकली स्वीट जो ऑर्डर होता है वो प्रोड्यूस होता है फैटी एसिड के जो अनडाइजेस्टिव लैक्टोज होता है उसके कारण जो है वो नॉर्मली वहाँ पे दिखता है। यूरोबिलिनोजन स्टूल नॉर्मल वैल्यू होती है 125 से 400 अर्लिक्स पर यूनिट 24 आवर्स में, और 75 से 300 अर्लिक्स पर 100 ग्राम में आता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन में जो इंक्रीज हो जाता है ये वैल्यू हेमोलाइटिक एनीमिया में, डिक्रीज वैल्यूज हो जाती हैं कंप्लीट बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन में, सीवियर लीवर डिजीज़, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी जो दवाई खाते हैं, और जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें नेगेटिव होता है अप टू 6 मंथ एज तक जो है वो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उसके बाद आता है फिर वो थोड़ा इंक्रीज बढ़ जाती है। बाइल इन स्टूल नॉर्मल जो वैल्यू है अडल्ट में नेगेटिव होता है, चिल्ड्रन में थोड़ा बहुत आता है पॉजिटिव होता है। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन में बाइल जो है प्रेजेंट होता है डायरियल स्टूल में, और इंक्रीज जो बाइल हो जाता है वो होकर हेमोलाइटिक एनीमिया में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ट्रिप्सिन के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल वैल्यू पॉजिटिव इन स्मॉल अमाउंट इन 95% ऑफ नॉर्मल पर्सन में। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, डिक्रीज हो जाएगा, ये कम हो जाएगा पैनक्रियाटिक डेफिशिएंसी में, मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में, और स्क्रीन जो है यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होगा उसमें जो है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कम आना शुरू हो जाता है। इसके बाद करेंगे पस सेल के बारे में, नॉर्मली जो है वो नेगेटिव आते हैं, पस सेल नहीं आने चाहिए। अगर लार्ज अमाउंट में पस सेल आते हैं तो उसको जो प्रॉब्लम है जो क्लिनिकल इम्प्लीकेंस होती है, क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोनिक बैसिलरी डिसेंट्री, लोकलाइज एब्सेस और फिस्चुला सिग्मोइड और एनस में, और मोनोन्यूक्लियोसाइट अपीयर इन टाइफाइड, जिसको टाइफाइड हो जाता है उसमें मोनोन्यूक्लियर यानी कि मोनोसाइट्स जो हैं उसमें हमें दिखाई देते हैं। पोरफायरिन्स के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल वैल्यू होता है यहाँ पे जो पोरफायरिन्स यहाँ पे रेंज दी हुई है कि कितना जो पोरफायरिन है वो आता है, और वो जो अलग अलग लेबोरेटरी टेस्ट है उनके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, इंक्रीज हो जाएगा जब किसी को प्रॉब्लम होगी, इसको बोलते हैं हेरेडिटरी प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं कॉर्पोपायरिया और पोरफायरिया और जो प्रोटोपोरफायरिया और हेमोलाइटिक एनीमिया, और इंक्रीज हो जाता है ये इस बीमारी में, जैसे पोरफायरिया इसको बोलते हैं वेरिटिज़ा, एक्वायर्ड लीवर डिजीज़ और फोटोपोरफायरिया, इन बीमारी में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। स्टूल इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम वो नॉर्मल रेंज है 5.8 टू 9.8 मिलीमिनट पर 24 आवर्स, क्लोराइड और पोटेशियम जो है वो इतना होना चाहिए, और क्लिनिकल जो हमारा इम्प्लीकेंस होता है आइडियोपैथिक प्रोटोकोल्डाइटिस, सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो नॉर्मल होते हैं इसमें दोनों के दोनों, और जो कोलरा होता है उसमें जो है सोडियम और जो हमारा जो क्लोराइड है इनकी वैल्यू जो है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। स्टूल का पीएच के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल जो स्टूल है वो न्यूट्रल और एसिडिक एल्कलाइन होता है। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, इंक्रीज हो जाता है ये जब प्रोटीन ब्रेक डाउन ज़्यादा हो, जिसको विलोइस हो और कोलाइटिस हो किसी को, डिक्रीज हो जाता है जब कार्बोहाइड्रेट का मलएब्जॉर्प्शन हो, फैट मलएब्जॉर्प्शन और डाइसैकेराइड डिफिशिएंसी हो, तब जाके इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। थैंक यू बच्चों, आज हमने आपको पढ़ाया है स्टूल एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताया है। इसमें जो मेन था हमारा कलेक्शन था कि स्टूल का कलेक्शन कैसे होना चाहिए, उसका मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे करना है, उसका फिजिकल कैसे करना है जिसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको इसमें बताया है। धन्यवाद बच्चों आपका।